जरा सोचिए, अगर दुनिया की एक बहुत बड़ी टेक कंपनी अचानक से अपने सबसे जरूरी प्रोडक्शन सेंटर को खोने की कगार पर आ जाए। या फिर सालों से जिसका दबदबा था कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसे कोई बिल्कुल नया खिलाड़ी चुनौती दे दे, अनदेखा सा। और मान लीजिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए, चिप टेक्नोलॉजी, जो पूरी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को ही जैसे पुराना कर दे। यह सिर्फ सोचने की बातें नहीं है। हाल में ऐसी कुछ कहना चाहे चौंकाने वाली चीजें हुई हैं जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी और पावर बैलेंस दोनों को हिला रही हैं। आज हम इन्हीं बड़ी अहम हलचलों पर जरा गहराई से बात करेंगे। हाँ, देखेंगे कि कैसे भारत अपनी आर्थिक ताकत दिखा रहा है, कैसे चीन की हुआवे टेक में आजादी की तरफ बढ़ रही है, और कैसे एक नई चिप तकनीक है जिसमें पूरे डिजिटल भविष्य को ही बदलने का दम नजर आ रहा है। ये कहानी सिर्फ कंपनियों की नहीं है, ये दुनिया के सिस्टम में आ रहे बड़े बदलावों का संकेत है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, जियो हिंद को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आप ऐसे विश्लेषणों से जुड़े रहेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं इस पूरी उलझी हुई तस्वीर को समझने की कोशिश। तो पहली बड़ी खबर जो है वो भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को लेकर है। सुनने में आ रहा है कि भारत अमेरिकी टेक जाइंट एप्पल के जो बड़े मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस हैं देश में, उन पर रोक लगाने की एक तरह से चेतावनी दे रहा है। और इसकी वजह बताई जा रही है, पिछले अमेरिकी प्रशासन ने जो भारतीय सामानों पर टैरिफ लगाए थे, उसका ये जवाब है। ये मामला काफी गंभीर लगता है। एप्पल ने तो बड़ा दाव लगाया था भारत पर, चीन से अपनी निर्भरता कम करने के लिए। हाँ बिल्कुल, तमिलनाडु, कर्नाटक में फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन, विस्ट्रॉन, इन सब के बड़े प्लांट्स हैं। आईफोन 12, 13, 14 बन रहे हैं वहाँ। अरबों डॉलर का निवेश है, हजारों नौकरियां हैं, सब दांव पर लिख सकता है। और ये जो भारत की धमकी है ना, ये सिर्फ एप्पल तक ही सीमित नहीं है शायद। ये ग्लोबल पावर बैलेंस में एक बड़े शिफ्ट का इशारा है। मतलब किस तरह का शिफ्ट? मतलब ये कि भारत अब सिर्फ एक बड़ा बाजार या सस्ता प्रोडक्शन हब नहीं है, वो एक ग्लोबल प्लेयर है जो अपनी शर्तों पर चलना चाहता है। अच्छा, और इस सुनने में ये भी आ रहा है कि पर्दे के पीछे कुछ और भी चल रहा है डिप्लोमेटिक लेवल पर। हाँ, रिपोर्ट्स तो यही कह रही हैं। चीनी और भारतीय अधिकारी दुबई और जकार्ता में मिल रहे हैं, गुप्त बैठकें। और एजेंडा क्या है? एजेंडा है डॉलर को बाईपास करने वाला एक नया फाइनेंशियल सिस्टम बनाने की संभावना तलाशना। डॉलर को बाईपास, ये तो बहुत बड़ी बात है ना? एक सीनियर भारतीय अधिकारी का बयान भी आया है कि अमेरिका ये समझने में चूक गया है कि भारत कितना बदल गया है। हम अब पश्चिमी दबाव में नहीं झुकेंगे। ये बयान अपने आप में काफी कुछ कहता है। और इसका असर कई जगह दिख सकता है। हो सकता है अगली ब्रिक्स समिट में, ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका। हाँ, ब्रिक्स। तो हो सकता है भारत वहां रुपये और युआन में बड़े एनर्जी सौदों के पेमेंट के लिए किसी नए सिस्टम की घोषणा कर दे। ये तो सीधे सीधे डॉलर के दबदबे को चुनौती होगी। बिल्कुल। उधर अमेरिका भी शायद चुप न बैठे। खबरें हैं कि वो भारतीय आईटी कंपनियों, टेक वर्कर्स के वीजा नियमों को सख्त कर सकता है। लेकिन ये तो अमेरिका के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। सिलिकॉन वैली तो काफी हद तक भारतीय इंजीनियरों पर निर्भर है। वही तो, लगभग 75% H1B वीजा तो भारतीयों के पास ही होते हैं। तो ये एक तरह से दोधारी तलवार है अमेरिका के लिए भी। इस सब तनाव के बीच एक और दिलचस्प बात है। अमेरिका का एक हाई लेवल डेलीगेशन अभी दिल्ली में है बातचीत के लिए। हाँ, और उसमें वो 4 अरब डॉलर की 6 P-8I पोसाइडन विमानों की डील भी शामिल है। ये तो एडवांस्ड समुद्री निगरानी एयरक्राफ्ट्स हैं हिंद महासागर के लिए। सही, लेकिन साथ ही ऐसी भी खबरें हैं कि भारत और चीन हिंद महासागर में जॉइंट नेवल एक्सरसाइज की प्लानिंग कर रहे हैं। तो एक तरफ अमेरिका से रक्षा सौदा, दूसरी तरफ चीन के साथ अभ्यास। यही तो दिखाता है कि भारत अब किसी एक खेमे में बंधा नहीं रहना चाहता। वो मल्टीपोलर दुनिया में अपने हितों के हिसाब से बैलेंस बना रहा है। ये भारत का अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी बनाए रखने वाला रुख ये पिछले कुछ सालों में वाकई बदला है। हाँ, और एप्पल पर दबाव बनाना शायद इसी रणनीति का हिस्सा है, ये दिखाने के लिए कि भारत के आर्थिक हित कितने अहम हैं। चलिए अब भारत से थोड़ा चीन की तरफ चलते हैं। वहां तकनीकी आत्मनिर्भरता की एक अलग ही कहानी चल रही है। हुआवे। हाँ, हुआवे ने तो सबको चौंका दिया। विंडोज का लाइसेंस खत्म हुआ और उन्होंने अपने ही ऑपरेटिंग सिस्टम हार्मोनी OS 5 वाले लैपटॉप्स लॉन्च कर दिए। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं लगता, ये जैसे पश्चिम पर टेक्नोलॉजी की निर्भरता कम करने का एक ऐलान है। और उनका वो मेटबुक फोल्ड लैपटॉप, क्या डिजाइन है, स्मार्टफोन से भी पतला, और खोलो तो 18 इंच की OLED डिस्प्ले।
कमाल का हार्डवेयर है, लेकिन असली कहानी तो शायद अंदर के सॉफ्टवेयर की है, हार्मनी ओएस की। बिल्कुल। हार्मनी यूएस कोई जल्दबाजी में नहीं बना है। 5 साल से ज्यादा लगे, 10,000 से ज्यादा इंजीनियर। 10,000 इंजीनियर? हाँ, और 2,700 से ज्यादा तो इसके कोर पेटेंट हैं। तो ये सिर्फ ऐप्स की संख्या नहीं है। हालांकि ऐप्स भी तेजी से बढ़ रहे हैं। लॉन्च के कुछ हफ्तों में 150 से ज्यादा थे। इस साल के अंत तक 2,000 का टारगेट है। पर इसमें खास क्या है? विंडोज या मैकओएस से अलग कैसे है ये? देखो, एक उदाहरण देती हूँ। उनका एआई असिस्टेंट है सीलिया। आप उसे घंटों लंबी मीटिंग की रिकॉर्डिंग दो, वो मिनटों में उसकी एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन बना देगा। मुख्य बातें, फैसले, एक्शन पॉइंट्स, सब कुछ। ये सिर्फ ट्रांसक्राइब नहीं कर रहा है, ये समझकर समराइज कर रहा है। अच्छा, ये तो काफी एडवांस्ड लगता है। और सुरक्षा, हुआवे का दावा है कि क्योंकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों उनके कंट्रोल में हैं, तो ये ज्यादा सुरक्षित हैं। कैसे? इसमें माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर है और जीरो ट्रस्ट सिद्धांत। मतलब सिस्टम का कोर बहुत छोटा है और हर कनेक्शन या प्रोसेस को वेरीफाई किया जाता है। ये जानकारी तो वाकई हैरान करने वाली है कि हुआवी सॉफ्टवेयर में इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अच्छा, ऐसे ही गहरे विश्लेषणों से जुड़े रहने के लिए याद रखिए, जियो हिंद को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सवाल ये है कि इस नए ऑपरेटिंग सिस्टम का मार्केट पर क्या असर होगा? क्या ये सच में विंडोज और मैकओएस के दशकों पुराने राज को चुनौती दे पाएगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये सिर्फ चीन तक सीमित रहेगा या ग्लोबल मार्केट में भी जगह बनाएगा? देखो, हुआवे सिर्फ नकल नहीं कर रहा। वो दावा कर रहे हैं कि वो 2025 और उसके बाद की जरूरतों के हिसाब से एक नया एक्सपीरियंस बना रहे हैं। जैसे बूट टाइम 8 सेकंड से भी कम, बैटरी लाइफ 15 घंटे से ज्यादा, और हुआवे के बाकी डिवाइसेस, फोन, टैबलेट, उनके साथ एकदम सीमलेस कनेक्शन, फाइल ट्रांसफर, स्क्रीन शेयरिंग, सब बहुत आसान। ये इंटीग्रेशन वाला पॉइंट अहम है। हाँ, और इसका असर सप्लाई चेन पे भी पड़ रहा है। जो सप्लायर्स पहले विंडोज लैपटॉप के लिए पुर्जे बनाते थे, अब उन्हें हुआवे के हिसाब से बदलना पड़ रहा है। और चीन के बाहर? क्या लगता है? चीन के बाहर जैसे साउथ ईस्ट एशिया है, अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका, इन बाजारों में हुआवे के स्मार्टफोन पहले से ही पॉपुलर है। हाँ, वहाँ उनकी पकड़ अच्छी है। तो हो सकता है इन बाजारों में हार्मनी ओएस लैपटॉप के लिए जमीन तैयार हो। शायद वहाँ लोग विंडोज या मैकओएस के इकोसिस्टम से उतने बंधे हुए ना हो। और चीन में तो पूरी तैयारी चल रही होगी। जबरदस्त तैयारी। यूनिवर्सिटीज में हार्मनी ओएस के डेवलपर्स तैयार हो रहे हैं, पूरा इकोसिस्टम बन रहा है। लक्ष्य है 2026 तक सालाना 50 लाख लैपटॉप बनाने का। 50 लाख? हाँ, और इसके लिए डोंगुआन में हाई-टेक फुल्ली ऑटोमेटेड प्रोडक्शन लाइनें लग रही हैं। तो एक तरफ सॉफ्टवेयर में ये आत्मनिर्भरता और दूसरी तरफ हार्डवेयर में वो धमाका जिसकी बात हो रही है, फोटोनिक चिप्स। हाँ, ये कहानी तो बिल्कुल अलग लेवल की है। कहते हैं शंघाई के नीचे कहीं कोई सीक्रेट लैब है। सीक्रेट लैब? हाँ, जहां चीनी इंजीनियरों ने एक सिलिकॉन फोटोनिक चिप बनाई है। स्पीड 1.6 टेराबिट प्रति सेकंड। एक सेकंड में 1.6 टेराबिट? ये तो अविश्वसनीय है। और ये पारंपरिक इलेक्ट्रॉनिक चिप से 30% सस्ती बताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात, इसे ठंडा रखने के लिए खास कूलिंग सिस्टम नहीं चाहिए, इन नॉर्मल तापमान पर काम करती है। इसीलिए इसे पारंपरिक कंप्यूटिंग के लिए विलुप्ति का खतरा कहा जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में तो यही कहा गया है, एक्सटिंक्शन लेवल इवेंट। ये फोटोनिक चिप्स मतलब ये काम कैसे करती हैं? ये अलग कैसे हैं? देखो, आसान भाषा में समझें तो अभी जो चिप्स हैं उनमें डेटा इलेक्ट्रॉन्स के जरिए बहता है, करंट की तरह। ठीक है। फोटोनिक चिप्स में डेटा लाइट के जरिए चलता है, फोटॉन्स के जरिए, जैसे ऑप्टिकल फाइबर में, लेकिन चिप के अंदर। मतलब इलेक्ट्रिसिटी की जगह लाइट। हाँ, एक तरह से ये बिल्कुल अलग टेक्नोलॉजी है। और कमाल की बात यह है कि इसे बनाया कैसे गया। वो कैसे? जब सारी पश्चिमी कंपनियां अरबों डॉलर खर्च करके EUV लिथोग्राफी मशीनें बना रही थीं, ताकि चिप्स पर और भी छोटे ट्रांजिस्टर बन सकें। हाँ, वो ASML वाली मशीनें। वही, उस वक्त चीन ने पुरानी सस्ती DUV लिथोग्राफी तकनीक से ही फोटोनिक सर्किट बनाने में महारत हासिल कर ली। पुरानी तकनीक से? ये कैसे हुआ? क्योंकि लाइट आधारित सर्किट बनाने के लिए उतनी महीन कारीगरी नहीं चाहिए जितनी छोटे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिस्टर के लिए चाहिए होती है। लाइट अलग तरह से काम करती है। चीन ने उस तकनीक को साध लिया जिसे पश्चिम नजरअंदाज कर रहा था। उन्होंने एक तरह से खेल के नियम ही बदल दिए। और इसके नतीजे कैसे रहे? बाजार पर क्या असर हुआ? नतीजे तो काफी नाटकीय रहे। जैसे ही ये खबरें आईं, भले ही अपुष्ट थीं, ASML के शेयर गिर गए। अच्छा। और कहा जा रहा है कि हुआवेई को ब्रिक्स देशों से इन नई चिप्स पर आधारित सिस्टम्स के लिए लगभग $300 बिलियन के प्री ऑर्डर मिल गए। $300 बिलियन प्री ऑर्डर? हाँ,
और ये भी दावे हैं कि ये टेक्नोलॉजी AI ट्रेनिंग की लागत 90% तक कम कर सकती है। 90%? इससे तो ओपन एआई, गूगल जैसी कंपनियों की पूरी प्लानिंग ही हिल गई होगी। बिल्कुल। कहते हैं पेंटागन में इमरजेंसी मीटिंग हुई, एनवीडिया के शेयर गिरे, सेमीकंडक्टर की दुनिया में जैसे भूचाल आ गया। ये सब प्रोजेक्ट लुमिना नाम के किसी गुप्त प्रोग्राम के तहत हुआ? हाँ, ऐसा कहा जा रहा है। और पश्चिम की इंटेलिजेंस एजेंसियों को पता भी नहीं चला। ऊर्जा की बचत वाली बात भी बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी। आज डेटा सेंटर्स चिप्स को ठंडा रखने में ही अरबों डॉलर खर्च करते हैं। एक अनुमान है $30 बिलियन सालाना। और ये फोटोनिक चिप्स नॉर्मल टेम्परेचर पर काम करती हैं। हाँ, तो सोचो कितनी बचत होगी। माइक्रोसॉफ्ट अज्योर का अनुमान है कि ऑपरेशनल कॉस्ट 70% तक कम हो सकती है। तो चीन ने न सिर्फ बराबरी की, बल्कि एक तरह से पश्चिमी टेक्नोलॉजी को अप्रासंगिक बना दिया। कई मायनों में तो यही लगता है, और ये तो बस शुरुआत है। उनका अगला टारगेट है 2026 तक फीनिक्स चिप 3 टेराहर्ट्ज स्पीड वाली। 3 टेराहर्ट्ज? आज तक ये सोचना भी मुश्किल है। सही कहा। इसका असर तो फिर पूरी दुनिया पर पड़ रहा होगा। बिल्कुल। सऊदी अरब ने घोषणा की है कि वो चीनी फोटोनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित $100 बिलियन की AI पहल शुरू कर रहा है। $100 बिलियन? सऊदी अरब? हाँ, भारत, ब्राजील जैसे देश भी अब टेक्नोलॉजी के लिए सिर्फ पश्चिम की तरफ नहीं देख रहे। चीन एक बड़ा विकल्प बनकर उभरा है। और इंटेल, TSMC, सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियों का क्या? उनके लिए तो ये एक तरह से अस्तित्व का संकट है। सुनने में आया है कि इंटेल ने ओहायो में अपना बड़ा प्लांट बनाने का प्लान कैंसिल कर दिया है। अरे! और एक टैलेंट वॉर भी शुरू हो गया है। चीन पश्चिमी देशों के ऑप्टिकल इंजीनियरों को 3 गुना सैलरी देकर बुला रहा है। मतलब ब्रेन ड्रेन, लेकिन पश्चिम से पूर्व की तरफ। बिल्कुल। रक्षा क्षेत्र पर इसके क्या असर हो सकते हैं? ये शायद सबसे चिंताजनक बात है। अमेरिका के सबसे एडवांस्ड हथियार जैसे F-35 फाइटर जेट, एजिस डिस्ट्रॉयर, ये सब अभी भी पुरानी इलेक्ट्रॉनिक चिप्स पर चलते हैं। हाँ। अगर भविष्य में फोटोनिक टेक्नोलॉजी इतनी आगे निकल गई कि सिस्टम पुराने पड़ गए या इन चिप्स की सप्लाई पर चीन का कंट्रोल हो गया, तो अमेरिका की दशकों पुरानी मिलिट्री टेक एज खत्म हो सकती है। ये तो बहुत गंभीर बात है। चीन ने न सिर्फ तकनीकी आजादी हासिल की है, बल्कि अब वो अपनी तकनीक पर दूसरों को निर्भर बनाकर अपनी सॉफ्ट पावर भी बढ़ा सकता है। तो ये सिर्फ चिप्स की कहानी नहीं है? नहीं, इसका असर शिक्षा पर, वेंचर कैपिटल फंडिंग पर, कच्चे माल की सप्लाई चेन पर, हर चीज पर पड़ेगा। शक्ति संतुलन वाकई चीन की तरफ झुकता दिख रहा है। तो हमने देखा कि कैसे 3 अलग-अलग मोर्चों पर बड़े बदलाव हो रहे हैं। भारत की बढ़ती आर्थिक और रणनीतिक आवाज, हुआवे का सॉफ्टवेयर में आत्मनिर्भर बनना, और चीन का फोटोनिक चिप्स में ये जबरदस्त कदम। हाँ, ये दुनिया के तकनीकी और शक्ति संतुलन को बदल रहा है। ये सिर्फ कंपनियों या प्रोडक्ट्स की रेस नहीं है। ये वैश्विक व्यवस्था, इनोवेशन की दिशा और भविष्य का नेतृत्व कौन करेगा, इन सबको नए सिरे से तय करने वाला एक अहम मोड़ लगता है। लगभग 9 मिनट पर आज की एक गहरी चर्चाएं यहीं खत्म करते हैं। इन डेवलपमेंट्स पर आपकी क्या राय है? क्या ये बदलाव टिकाऊ है? क्या दुनिया वाकई एक नए तकनीकी दौर में जा रही है, जहां पश्चिम का दबदबा कम हो रहा है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो जियो हिंद को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जाते जाते एक सवाल जरूर सोचिएगा, जब बड़ी शक्तियां इस तरह तकनीकी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं और पुराने मानक टूट रहे हैं, तो आने वाले दशक में ग्लोबल टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड का मतलब क्या रह जाएगा? क्या कोई एक स्टैंडर्ड होगा भी, या दुनिया अलग अलग तकनीकी खेमों में बढ़ जाएगी? और जब पुरानी धारणाएं ही चुनौती दी जा रही हों, जैसे कि टेक्नोलॉजी हमेशा पश्चिम से पूर्व बहती है, तो फिर असली इनोवेशन कैसा दिखेगा और उसका नेतृत्व कौन करेगा? सोचने वाली बात।